जय हिंद दोस्तों। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए ये स्पेशल वीडियो जो है आ चुकी है दोस्तों। लगभग युद्धों का विवरण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। आपको पूरी वीडियो जो है वो अंतिम क्षण तक और अंतिम क्वेश्चन तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके हर एग्जाम के अंदर आएंगे दोस्तों। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो 1526 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। अब बात करते हैं पानीपत का जो युद्ध है 1526 में वो किस किस के मध्य हुआ था। तो दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। याद रखना दोस्तों, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। लोदी जो था दोस्तों वो दिल्ली की गद्दी पे राज कर रहा था और बाबर परगना का निवासी था। कंधार और काबुल होते हुए बाबर दिल्ली की गद्दी पे आक्रमण करता है और बाबर को युद्ध करने का जो निमंत्रण देता है वो इनका भाई बहलोल लोदी देता है। बहलोल लोदी क्या देता है? बहलोल लोदी जो है भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण बाबर को देता है। और लोदी वंश की स्थापना किसने की? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लोदी वंश की स्थापना। तो भी दोस्तों आपको बताना है बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने की थी। तो दोस्तों अभी आपको पता होना चाहिए कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को विजयश्री मिलती है और इब्राहिम लोदी जो है इस युद्ध के अंदर मारा जाता है और लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है। और बाबर जो है वो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं और एक नए मुगल स्थापत्य की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, बाबर जो है वो भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। पहली बार तोपखाने को लाने वाला भारत में बाबर। तगलुक नुमा पद्धति से युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति बाबर। लेकिन दोस्तों इस युद्ध से बाबर का काम नहीं चलने वाला था। तो दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध होता है दोस्तों। और ये खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में होता है। अगर एक्यूरेट डेट इसकी पूछी जाए तो लिख देना दोस्तों 16 मार्च 1527 को। दोस्तों मैंने आपको बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बाबर राज कर लेता है और बाबर दिल्ली की गद्दी से हिंदुत्व के रूप में राजस्थान के अंदर राणा सांगा की मजबूत शक्ति को देखते हुए दिल्ली की गद्दी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर महत्वाकांक्षा और भूमि दबाने के आरोप लगते हैं। और इसी की बदौलत दोस्तों खानवा का युद्ध खानवा के ऐतिहासिक मैदान में देखने को मिलता है। याद रखना दोस्तों, खानवा के युद्ध से भी पहले एक युद्ध और होता है और जिसको क्या बोलते हैं उस युद्ध को वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो खानवा का युद्ध है दोस्तों ये खानवा के ऐतिहासिक मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। किसके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। इस युद्ध में भी जीत किसकी होती है? बाबर की होती है। और राणा सांगा को चोट लग जाती है और इनका मुकुट अजय झाला अज्जा को पहना दिया जाता है दोस्तों। किसको पहना दिया जाता है? झाला अज्जा को इनका मुकुट पहना दिया जाता है। लेकिन बोस के चोट लगी है की खबर
राणा सांगा की चोट की खबर सैनिकों में फैल जाती है, सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और युद्ध जो है वो बाबर जिहाद का नाम देता है और जिहाद का नाम लेकर बाबर तगलुकनुमा पद्धति और लेटेस्ट तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध को जीत जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1526 में होता है और ये युद्ध जो है दोस्तों अकबर और हेमू के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? अकबर और हेमू के मध्य होता है और अकबर और हेमू के मध्य ये युद्ध होता है और अकबर इस युद्ध को जीत जाता है और हेमू जो है वो युद्ध में मारा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? जीत होती है। किसकी जीत होती है? अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। तो दोस्तों याद रखना तीनों के तीनों युद्ध पानीपत के और एक खानवा का युद्ध मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उसका मुकुट किस व्यक्ति ने पहना था? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, झाला आजा ने पहना था ये मुकुट। लेकिन मैंने बताया था कि खानवा के युद्ध से भी पहले एक युद्ध और होता है और वो युद्ध जो है वो 27 फरवरी 1526 को होता है दोस्तों और उस युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। क्या नाम है उस युद्ध का? बयाना। एक सकरी घाटी है और बाबर की सेना दिल्ली से चलती है और बयाना होते हुए खानवा के मैदान में पहुंचती है। लेकिन बयाना में ही क्या हो जाता है? बयाना में ही इसका युद्ध होता है और बयाना में एक सकरी घाटी में यानी कि इसकी सेना फिसलती हुई गिरती हुई अपने आप को बचाती हुई लड़ाई लड़ती है बाबर की। लेकिन बयाना के युद्ध में बाबर की सेना बुरी तरह से पराजित हो जाती है और राणा सांगा को विजयश्री मिलती है और इस युद्ध में राणा सांगा जीत के बाद पुनः अपनी जो स्थिति है वो अच्छी से नहीं करते हैं और राजपूतों की जो सेनाएं अलग अलग कमांडर के नेतृत्व में लड़ रही थी वो अपनी सेना को संगठित और मौज मस्ती बनाने में लग जाते हैं और होता यही है कि एक महीने के बाद बयाना के युद्ध से सीख लेकर बाबर अपनी सेना को दोबारा से तरतीब देता है और बयाना से आगे निकल के खानवा के युद्ध में आकर राणा सांगा को चैलेंज करता है और खानवा के ऐतिहासिक मैदान में राणा सांगा और बाबर के मध्य जबरदस्त तरीके से युद्ध होता है। युद्ध स्थल के अंदर राणा सांगा के मस्तक पर चोट लग जाती है जिसकी वजह से उनको युद्ध स्थल से पीछे हटाया जाता है और उसके बदले में झाला आजा को उनका मुकुट पहनाया जाता है। कमांड ऑफ कंट्रोल राजपूतों की एक व्यक्ति में न होकर के अलग अलग टुकड़ी की कमांड अलग अलग व्यक्ति में होती है और जिसकी बदौलत युद्ध राणा सांगा को हारना पड़ता है और बाबर की तोपखाना और लेटेस्ट तगलुकनुमा पद्धति के सामने राजपूतों की शक्ति कुछ देर ही टिक पाती है और राणा सांगा जिसकी वजह से युद्ध हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के ऐतिहासिक मैदान में होता है दोस्तों और ये युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति, अकबर का सेनापति था कौन? अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य लड़ा जाता है दोस्तों, मानसिंह के मध्य। इतिहास के अंदर दोस्तों इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का जो फाइनल निर्णय था वो निकालने में अकबर सक्षम नहीं हो पाया और अधीनता जो है वो महाराणा प्रताप ने
जीवन पर्यंत स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप छापामार युद्ध पद्धति से अकबर की सेना पर युद्ध करता रहा और अपने लक्ष्य में कामयाब होता रहा। लेकिन दोस्तों अकबर महाराणा प्रताप को पूर्ण रूप से संविधानता स्वीकार कराने में असक्षम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों वो 1191 ईस्वी के अंदर होता है और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों वो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य होता है, मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। और जीत जो है वो पहले में पृथ्वीराज चौहान की होती है और मोहम्मद गोरी जो है युद्ध हार जाते हैं। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो दोस्तों चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। और चंद्रबरदाई जो थे वो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और एक अच्छे मित्र भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो दोस्तों 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था और ये युद्ध भी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के ही मध्य हुआ था, मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। लेकिन इस युद्ध में दोस्तों जीत जो है वो मोहम्मद गोरी की हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। और पृथ्वीराज चौहान का बताते हैं दोस्तों जो कवि था चंद्रबरदाई, उन्होंने एक दोहा बताया था और उस दोहे के माध्यम से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी जो बाण था वो छोड़ा था और उसी शब्द भेदी बाण से बताते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि बताते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में बंदी बनाया गया था और बंदी बनाने के बाद में इनकी दोनों आंखें मोहम्मद गोरी ने फोड़ दी थी और इनको महल में ले जाया गया था। वहीं पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद्रबरदाई ने एक दोहा बताया था और उस दोहे में कहा था कि मारो मारो मत चूको चौहान, अष्ट अंगुल प्रमाण मारो मारो मत चूको चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण का इस्तेमाल करते हुए और जो है मोहम्मद गोरी उसकी हत्या कर दी थी। तो परमाणु के मुताबिक यही मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो द्वितीय युद्ध हार गए थे और मोहम्मद गोरी की इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज के बाण से मारे गए थे। और सहयोगिता का जो स्वयंवर था इस युद्ध का मुख्य कारण बताया जाता है और हार का कारण भी यही था कि सहयोगिता के स्वयंवर में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो सहयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले जाते हैं, घोड़े पर बिठा के। इनके पीछे फोटो लगी थी और इनकी फोटो लगाई जाती है और इनको सीधा नहीं बुलाया जाता है और ये सहयोगिता का अपहरण करके आसानी से घोड़े पर बिठा कर ले जाते हैं, जिससे राजा जयचंद से सीधी सीधी दुश्मनी सहयोगिता की पुत्री से स्वयंवर करने के चक्कर में हो जाती है और जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ते हैं। लेकिन राजा जयचंद जो हैं वो इस द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं और जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो ये युद्ध हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में राजा जयचंद ने किसका साथ दिया था? तो अभी अभी मैंने बताया था कि राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था क्योंकि राजा जयचंद ने ही सहयोगिता का स्वयंवर में इनकी फोटो लगा करके सहयोगिता को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन फोटो बहुत बड़ी लगी हुई थी और उसी फोटो के पीछे पृथ्वीराज चौहान ने अपना घोड़ा खड़ा किया था और जो ही सहयोगिता जी ने माड़ा पृथ्वीराज चौहान की फोटो को डाली और पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सहयोगिता को बिठाकर अपने घर ले जाते हैं और उसी की दुश्मनी के लिए मोहम्मद गोरी को साथ देते हैं राजा जयचंद द्वितीय युद्ध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों भारतीय इतिहास के अंदर एक इम्पोर्टेंट मोड़ लेकर आता है और अंग्रेजों को भारत के अंदर घुसा देता है। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में होता है और नवाब होता है, अवध का नवाब
और सजुदौल्ला जो है वो अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना से युद्ध लड़ते हैं और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना जो है वो इस युद्ध को जीत जाती है और अंग्रेज़ों की एंट्री अवध से होते हुए पूरे भारत के अंदर दोस्तों इनका परचम लहरा जाता है। और इसका वजह यही होती है कि 200 साल तक भारत अंग्रेज़ों की जंजीरों में जकड़े रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजे गए पहले दूत का नाम क्या था? दूत तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजे गए पहले दूत का जो नाम था वो दोस्तों जलालू खां था। अगर सभी दूतों का अगर नाम याद रखना है आपको तो मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। उस फार्मूले का नाम, उस ट्रिक का नाम है जमा भाटो। जमा भाटो याद रखना दोस्तों, जमा भाटो ट्रिक का नाम है, ट्रिक है जमा भाटो। अब देखना दोस्तों, जैसे जलालुद्दीन, माँ से मान सिंह, भय से बहारमल है, कौन है? बहारमल 3 नंबर पे गए थे दोस्तों। और टो से लास्ट टोडरमल जी गए थे दोस्तों। तो यानी कि 4 दूत जो है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए राजा अकबर द्वारा, सम्राट अकबर द्वारा भेजे गए थे। लेकिन चारों ही दूतों को एक भी बात महाराणा प्रताप ने नहीं मानी और आजीवन पर्यंत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध वो लड़ते रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है और बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था दोस्तों। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण कब हुआ, वह किसके द्वारा कराया गया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1638 से 1648 तक, यानी कि 10 वर्षों के अंदर, यानी कि लाल किले का जो निर्माण है वो हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था दोस्तों और 1650 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और याद रखना दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनती होती है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। याद होना चाहिए दोस्तों, शाहजहां की एक रानी थी और उस रानी का नाम था बेगम मुमताज़ महल। और बेगम मुमताज़ महल की याद में ही इन्होंने आगरा में एक ताजमहल बनवाया था और उसी को बोलते हैं ताजमहल आगरा का, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो मैंने पहले ही बता दिया और ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे छपा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है। स्टार लगा लेना दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद है और दिल्ली में है और एसएससी आर्मी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मी जिड्डी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? याद रखना दोस्तों, बीबी का मकबरा काफी एग्जामों में आया हुआ बीबी का मकबरा जो है दोस्तों, आरएएस और एसएससी जिड्डी आर्मी सभी में आया हुआ है। बीबी का जो मकबरा है दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ है बीबी का मकबरा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। यानी कि औरंगजेब के पुत्र था आजम शाह और उस आजम शाह ने ही जैसे ताजमहल बनवाया था, किसने? शाहजहां ने। और शाहजहां ने किसकी याद में बनवाया था? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। उसी की तर्ज पे औरंगजेब का बेटा जो आजम शाह था उसने ताजमहल की तरह ही प्रेरित होकर उसने अपनी जो धाई माँ थी, माँ दिलराज बानो बेगम की याद में बीबी का जो मकबरा है वो बनवाया है दोस्तों। और दूसरा ताजमहल है भारत का, याद रखना दोस्तों, भारत का दूसरा ताजमहल है बीबी का मकबरा। 18 क्वेश्चन है, पिंक सिटी किस शहर को कहा गया है? तो जयपुर को कहा गया है दोस्तों। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया जाता है और प्रिंस ऑफ वेल्स के आवागमन पर रंगवाया जाता है। किसके आवागमन पर गुलाबी रंग में रंगवाया जाता है?
प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया जाता है। भारत से कोहिनूर हीरा और कौन लेकर गया था? ईरानी शासक था दोस्तों नादिर शाह। 1738 और 39 में मुगलों पर आक्रमण करके उनको हराया। तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भारत से चुरा के ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है दोस्तों दोनों ही के दोनों अजमेर में है। याद रखना दोस्तों अजमेर में है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, युद्ध स्पेशल वीडियो थी। पूरी वीडियो को अच्छे से याद रखना है और ये वीडियो अगर आप 2 से 3 बार सुन लेते हो तो हर एग्जाम के अंदर आप आसानी से 2 या 3 क्वेश्चन के नंबर आसानी से ले जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं कोई नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, राम राम।